नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। आपका प्यार लगातार बहुत मिल रहा है, बढ़ चढ़ कर मिल रहा है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आप चैनल को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आज बात करेंगे हम देश के दूसरे ताकतवर व्यक्ति की, शख्स की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा तो अक्सर होती रहती है। उनके भाषण, उनके वीडियो, उनकी यात्राएं, उनका दौरा, उनके कार्यक्रम, तमाम चीज़ें हमेशा मीडिया में चलती है, चर्चा में चलती है और लगता है कि नरेंद्र मोदी ही सब कुछ है। लेकिन इस सरकार का एक सबसे अहम हिस्सा है जो सरकार का और देश का इस समय दूसरा सबसे ताकतवर, पावरफुल शख्स माना जाता है, वो है अमित शाह। अमित शाह की चर्चा आज इसलिए कर रहे हैं कि आज 31 मई को अमित शाह के गृह मंत्री के तौर पर, होम मिनिस्टर के तौर पर, देश के होम मिनिस्टर के तौर पर 6 साल पूरे हो गए हैं और 2 महीने बाद वो सबसे लंबे समय तक देश के होम मिनिस्टर रहने वाले पहले व्यक्ति हो जाएंगे। अभी तक ये रिकॉर्ड उनके ही बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी के पास रहा है, जो 6 साल 64 दिन तक होम मिनिस्टर रहे। और जो दूसरे बड़े नेता कांग्रेस के थे, जीबी पंत साहब, वो 6 साल 56 दिन तक होम मिनिस्टर रहे। और देश के सबसे चर्चित होम मिनिस्टर जिन्हें माना जाता है, सरदार पटेल, वो सिर्फ 3 साल और 119 दिन तक होम मिनिस्टर रहे। अमित शाह भी सरदार पटेल को अपना नेता मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं। लालकृष्ण आडवाणी के साथ उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर इस तरह से शुरू किया कि जब 1991 में गांधीनगर में आडवाणी चुनाव के लिए मैदान में पहुंचे थे गुजरात में, तो उसके इलेक्शन एजेंट, इलेक्शन इंचार्ज अमित शाह थे। और उसके बाद जब 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी पहुंचे आडवाणी की जगह, तब भी वही नेता थे। तो 31 मई 2019 को वो पहली बार होम मिनिस्टर बने थे, केंद्र सरकार में आए थे। उसके बाद से वो लगातार होम मिनिस्टर हैं और जब पहली बार होम मिनिस्टर बने तो आने के कुछ दिनों बाद, 31 मई की बात है, और उसके 2 महीने बाद उन्होंने देश में एक होम मिनिस्टर के तौर पे सबसे बड़ा धमाका किया, जिसके लिए लोग मानते थे कि ये मुमकिन ही नहीं है। विपक्षी लोग कहते थे कि अगर ऐसा किया तो खून की नदियां बह जाएंगी, संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन किसी को खबर ही नहीं लगी और एक सुबह 5 अगस्त 2019 को लोकसभा में सब लोग सन्न रह गए जब अमित शाह ने घोषणा की कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, रद्द किया जा रहा है। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर को राज्य से छोड़कर, राज्य का दर्जा हटाकर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और उसे बाइफर्केट कर दिया गया है। लद्दाख जो उसका इलाका था उसको अलग से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। 5 अगस्त 2019 आर्टिकल 370, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस राजनीति करती रही, भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन एजेंडा बना रहा और लोग तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ उस वक्त थी, उसके नेता थे, उनके लिए कश्मीर के बलिदान की बात करते थे, लेकिन कोई नहीं कर पाया। अमित शाह होम मिनिस्टर बने और सबसे बड़ा पहला फैसला अमित शाह ने कश्मीर में आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने का किया। इसलिए लोग मानते हैं कि अमित शाह जो सोचते हैं वो जो फिल्मी डायलॉग की तरह से है कि एक बार जो कमिटमेंट कर लेते हैं उससे वो पीछे नहीं हटते, उससे कोई उन्हें हटा नहीं सकता। वो जो कहते हैं वो तो पूरा करते ही हैं, जो नहीं कहते वो भी ज़रूर पूरा करते हैं। उन्हें एक टफ टास्क मास्टर माना जाता है। नरेंद्र मोदी के सबसे खास माने जाते हैं, विश्वस्त माने जाते हैं, उन पर सबसे ज़्यादा भरोसा रखते हैं और इसलिए चाहे सरकार में हो, पार्टी में हो, संगठन में हो, सरकार में नंबर 2 पर कोई भी हो, अनौपचारिक तौर पर नंबर 2 अमित शाह ही है और संगठन में अध्यक्ष कोई भी हो जाए, अनौपचारिक तौर पर संगठन के फैसले वही करते हैं। पार्टी में किसी को लेना हो,
पार्टी का किसी दूसरी पार्टी के साथ समझौता करना हो, किसी समझौते को तोड़ना हो, किसी के साथ समझौता नया करना हो, किसी नेता को लेना हो, किसी नेता को निकालना हो, मंत्रियों को हटाना हो, नए मंत्रियों को बनाना हो, संगठन के अध्यक्ष बनाना हो, प्रदेश स्तर पर बनाना हो, मुख्यमंत्री बनाना हो, बिना अमित शाह के कोई फैसला नहीं होता। अमित शाह पर कितना भरोसा करते हैं इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूं कि मेरे मित्र राजदीप सरदेसाई ने अपनी किताब जो अभी 2024 के चुनावों में आई है उसमें उन्होंने उड़ीसा के चुनावों का जिक्र किया है। राजदीप ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जेबी पटनायक साहब के जन्म जयंती के कार्यक्रम में उड़ीसा गए थे तो करीब करीब तय हो गया था कि नवीन पटनायक यानी उनकी जो पार्टी है बीजेडी और बीजेपी 2024 के लिए चुनाव का समझौता करेगी, साथ साथ चुनाव लड़ेगी गठबंधन। और उस समारोह में दोनों ने एक दूसरे की बहुत तारीफ की थी। नवीन पटनायक साहब ने बहुत गीत गाए थे प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने बहुत तारीफ की, लेकिन कुछ दिनों बाद वो समझौता टूट गया। यह समझिए कि समझौता नहीं हुआ था, औपचारिक तौर पर वो समझौता नहीं हुआ, आगे नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि अमित शाह साहब को ये रिपोर्ट मिली थी कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर, अकेले के दम पर वहां पर सरकार बना सकती है, अच्छा प्रदर्शन कर सकती है और नवीन पटनायक यानी बीजेडी के साथ जाने से नुकसान हो सकता है। अमित शाह ने नरेंद्र मोदी को बताया कि ये रिश्ता नहीं चलेगा। कहा गया कि प्रधानमंत्री जी ने अमित शाह को कहा कि भाई मैं तो बात कर आया हूं, उनको भरोसा दिला दिया है। तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सकते हैं कि उन्हें ये भरोसा दिलाया जाए कि चुनाव के बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपको साथ ले लेंगे। बाकी बात तो सब आपके सामने ही है कि बीजेडी के साथ समझौता नहीं हुआ बीजेपी का 2024 के इलेक्शंस में, न विधानसभा के लिए न लोकसभा के लिए, और नतीजे भी सबको पता है कि वहाँ पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। तो ये भरोसा है नरेंद्र मोदी का अमित शाह पर। अब यदि होम मिनिस्टर के तौर पर देखें तो बड़ा मसला रहा उन्होंने किया, जम्मू कश्मीर वाला मसला तो है ही, उसके अलावा सीए का जो कानून था उसे लागू कर दिया। और अभी जब वक्फ बिल की चर्चा हो रही थी तो मसला भले ही अल्पसंख्यक मंत्रालय का था, किरण रिजिजू साहब का था, लेकिन उस पर 2 दिन तक संसद में पूरे समय अमित शाह बैठे रहे और उन्होंने हर बात का जवाब दिया। और उसी रात, एक तो इतना बड़ा बिल पहले ही वो था, उसी रात जब वो बिल पास हो गया तो मणिपुर पर भी उन्होंने जो बिल था, मोशन जो था, उसे पास करवा दिया। उनके लिए एक जो हल्का पॉइंट, निचला पॉइंट जिसे कहते हैं उनके करियर के लिए होम मिनिस्टर के तौर पे, वो अभी की घटना है पहलगाम की। क्योंकि बार बार ये कहा जाता रहा, दावा किया जाता रहा कि 2019 में जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया है तो टेररिज्म कम हुआ है और अब कोई वहाँ पर नहीं रहा। ये बात काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन पहलगाम की जो घटना हुई जिसमें 26 टूरिस्ट को निशाना बनाकर मार दिया गया, पहचान करके मार दिया गया, तो इसे लो पॉइंट के तौर पे देखा गया अमित शाह के लिए। लेकिन अमित शाह उन लोगों में से थे जो सबसे पहले पहलगाम पहुंचे। वो पीड़ितों से भी मिले, सरकार से भी मिले, जो वहाँ पर मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उनके साथ भी बात की, एलजी जो है मनोज सिन्हा, उनके साथ भी बात की और लगातार उस पर काम किया। और उसके बाद जो पुंछ की घटना हुई उनके पीड़ितों से भी अमित शाह मिले हैं। तो आलोचना कितनी भी हो जाए लेकिन वो अपने फोकस या अपने काम से नहीं हटते हैं, लगातार वो काम करते रहते। संगठन को देखें तो 2014 से पहले वो गुजरात में हुआ करते थे। गुजरात में नरेंद्र मोदी सरकार में सबसे कम उम्र के जो MOS होम थे, गृह राज्य मंत्री बने वो 2002 में, और उसके बाद 2007 में वो सबसे ज़्यादा विभागों वाले मंत्री भी थे। लेकिन गुजरात में एक लो पॉइंट आया उनके पास जब यूपीए की सरकार में होम मिनिस्टर चिदम्बरम साहब, जिसका वो आरोप लगाते कि उनकी साजिश के तहत उन्हें एक फर्जी एनकाउंटर के मामले में जेल भेज दिया गया। और तो और उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गुजरात जाने पर पाबंदी लगा दी गई, गुजरात में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई, जिसे लोगों ने कहा तड़ी पार कर दिया गया है अमित शाह को। और करीब 2 साल वो गुजरात से दिल्ली में रहे, दिल्ली के गुजरात भवन में रहे। गुजरात भवन की पहली मंजिल पर वो रहा करते थे। कई बार वहाँ मुलाकात भी मेरी उनके साथ। इस दौरान कहा जाता कि अमित शाह धार्मिक व्यक्ति हैं और वो शिव के परम भक्त हैं। तो इस दौरान उन्होंने जो 12 ज्योतिर्लिंग थे, उन सभी ज्योतिर्लिंगों की ट्रेन से अपनी पत्नी के साथ यात्रा की, सोनल शाह के साथ।
और जब वो जेल से छूटे तो सबसे पहले सोमनाथ मंदिर गए। सोमनाथ के भी बड़े उपासक हैं, भक्त हैं, सोमनाथ ट्रस्ट के मेंबर भी वो लगातार रहे हैं। गुजरात की राजनीति में उनके बड़े हिस्सेदारी रही। चिदम्बरम साहब का कुछ लोगों ने कहा कि चिदम्बरम साहब का हिसाब तो उन्होंने चुकता कर लिया बाद में। बहुत सारे लोगों का हिसाब चुकता करने में भी कमी नहीं रखते, ऐसा कहा जाता है। मेरे एक और मित्र हैं शीला भट्ट गुजरात से, जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी को बहुत करीब से जानती हैं। उन्होंने बताया कि अमित शाह ने कहा था कि अगर वो जेल नहीं जाते तो शायद केंद्र की राजनीति में नहीं आते। केंद्र की राजनीति में आने की एक बड़ी वजह जो है वो रही कि उस समय उन्हें कहा गया। जेल में भी वो लोगों को, जो जेल में रहते थे लोग, इनमेट्स जो थे, उनको भगवत गीता का पाठ सुनाते थे। और उसके बाद वो लगातार काम करते रहे, जेल से निकल गए, उसके बाद पूरा काम हुआ। और जब 2014 से पहले ये उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है, तब वो 2013 में उत्तर प्रदेश गए थे महासचिव के तौर पर। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 71 सीटें जीती और 282 सीटें मिली भारतीय जनता पार्टी को। किसी को उम्मीद नहीं थी। ये करिश्मा था अमित शाह का। उसके बाद जब उन्हें पार्टी अध्यक्ष बनाया गया, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए उस समय केंद्र में, माफ कीजिए, और अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष हो गए, तो उन्होंने उसे पार्टी को देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। उन्होंने एक मिस्ड कॉल अभियान चलाया, जिसका लोगों ने बहुत मजाक भी उड़ाया और कहा कि ये मिस्ड कॉल पार्टी बन गई है। लेकिन 9 करोड़ से ज़्यादा सदस्य बनाकर भारतीय जनता पार्टी को देश की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। वैसे आरोप ये भी लगा कि जब वो संगठन के अध्यक्ष थे तो उन्होंने अपनी जो कार्यकारिणी थी, एग्जीक्यूटिव थी, उसमें सबसे युवा लोगों को तो रखा, लेकिन दरअसल वो कमजोर लोग थे, मजबूत लोगों को हाशिए पर पहुंचा दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब तो मजबूत लोग हाशिए पर ही हैं और अमित शाह सबसे ताकतवर पहचान के तौर पर देखे जाते हैं। 97 में नरेंद्र मोदी ने उन्हें सरखेज से उपचुनाव लड़ने के लिए भेजा था, जब वो 1 लाख से ज़्यादा 1,32,000 वोटों से जीते थे। और कहा जाता है कि अब तक उन्होंने छोटे मोटे 40 चुनाव लड़े और कोई चुनाव नहीं हारा है। कोई चुनाव नहीं हारा है, चाहे वो सहकारिता का चुनाव हो, बैंक का चुनाव हो, क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव हो। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के वो अध्यक्ष भी रहे, पहले उपाध्यक्ष थे, फिर नरेंद्र मोदी अध्यक्ष बने और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी ने पद छोड़ा तो वो अध्यक्ष बन गए। फिर उनके बेटे जय शाह का आपको बीसीसीआई और आईसीसी में जो उनकी भूमिका है वो तो आपको जानकारी है ही। लगातार वो चुनाव जीतते रहे और 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा, 303 से 240 पर पहुंच गए। ये 303 भी तब मिले थे जब अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, लेकिन जब 2024 में 303 से 240 पर पहुंच गए, तब भी अमित शाह 10,10,000 वोट हासिल किए थे उन्होंने गांधीनगर के चुनाव में, और 7 लाख से ज्यादा वोटों के मार्जिन से वो जीती थी। तो लगातार उनकी चर्चा होती रहती है। बहुत सारे लोग नाराज होते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है वही सरकार है, केवल 2 लोगों की सरकार है, कोई किसी की इसके अलावा नहीं सुनी जाती। संसदीय दल की बैठक में किसी की सुनवाई नहीं होती है और पार्टी के फोरम के बाहर तो किसी की कहने की हिम्मत ही नहीं है। एक और मित्र है मेरे, उदय माहुरकर, उन्होंने कहा कि ये बात ठीक हो सकती है कि किसी की सुनवाई नहीं होती, लेकिन डिलीवर तो वही करते हैं। एक बात और, सब लोग कहते हैं कि क्या वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी में नंबर 2 की लड़ाई चल रही है, अमित शाह होंगे, योगी आदित्यनाथ होंगे या कोई और होगा। तो उदय माहुरकर ने कहा कि उनको नंबर 2 होने से और सक्सेसर के तौर पर देखने से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो क्या अमित शाह नंबर 2 से नंबर 1 पर भी हो सकते हैं? यदि हिंदुस्तान की राजनीति का इतिहास देखें तो सरदार पटेल की बात सब लोग करते हैं। अमित शाह और अडवाणी जी अपने आप को पटेल का फॉलोअर के तौर पर भी देखते हैं और छोटा पटेल भी कहते हैं। तो सरदार पटेल तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन 3 होम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव, तीनों होम मिनिस्टर रहे और प्रधानमंत्री भी बन गए। नंबर 2 से नंबर 1 का फासला बहुत कम होता है, लेकिन दूर भी बहुत होता है। अब ये तो आगे वक्त बताएगा कि क्या होता है। आज के लिए इतना ही। बहुत शुभकामनाएं अमित शाह जी को भी इस पर काम करने के लिए, देश के लिए काम करने के लिए बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए।
जो आपका ख्याल रखते हैं। शुक्रिया।